नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए और साथ में ग्रुप डी वालों के लिए भी टॉप महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न कवर करने वाले हैं। और इसमें बात करें तो करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी प्रकार के प्रश्न जो है शामिल हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखेंगे। बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट जो है लगाते हुए चलेंगे और रेगुलर ये वीडियो जो है रात 7 बजे आ रही है। तो अगर रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। अब तक के जो एग्जाम हुआ था 7, 8 और 9, बिल्कुल उनके बेसिस पे प्रश्न जो है तैयार किए जा रहे हैं। क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, बिल्कुल पूरा रिवीजन यहाँ पे किया जाएगा। इसलिए वीडियो पे जो है आप लास्ट तक जरूर टिके रहेंगे, वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। कहा जा रहा है पहला प्रश्न है कि राजकोषीय नीति का संबंध मुख्य रूप से किससे है। बिल्कुल आप टेस्ट भी देते हुए चले। ऑप्शन आपके सामने है, मुद्रा आपूर्ति है, सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय है, केवल विदेशी निवेश है या शेयर बाजार विनिमय है। तो राजकोषीय नीति के संबंध की हम लोग बात करेंगे। ये जो है सरकारी राजस्व और सरकारी जो है व्यय से क्या है तो जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। सरकार क्या करती है तो योजना बनाती है कि कितना जो है पैसा आ रहा है और कहाँ पे खर्च करना है, यही क्या है तो राजकोषीय नीति है। आगे है कि बजट 2026 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। बजट से जो है पहले हम लोग प्रश्न कवर कर रहे हैं, बिल्कुल बजट से जुड़े हुए। तो इसमें 2026 की बात हो रही है कि सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि जो है निर्धारित की गई थी। तो ये निर्धारित जो हुई थी 12.2 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट हो जाएगा, जिसे इस बार जो है 1 लाख करोड़ जो है बढ़ा दिया गया। पहले जो है पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल जो है ये 11.2 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन इस साल क्या है 1 लाख और जो है इसमें बढ़ा दिया गया है। तो ये विशेष चीज भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कितना जो है इस साल इंक्रीज हुआ है पिछले साल की तुलना में। आगे बात करेंगे तो बजट 2026-27 में कुल अनुमानित व्यय कितना है। कुल अनुमानित व्यय की बात हो रही है 26-27 में। तो कुल अनुमानित अगर हम व्यय की बात करेंगे तो यह जो है 53.5 लाख करोड़ रुपए है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल खर्च आप ध्यान रखेंगे, इसका लक्ष्य जो है रखा गया है। स्टार्टिंग स्टूडेंट हम लोग बजट से महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही प्रश्न मिलेंगे। बजट से प्रश्न है, फिर हम लोग करंट अफेयर, फिर जीके, मतलब सभी प्रकार के सीरियल नंबर से क्या हम लोग चीजें जो है कवर करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए क्या है हो जाती है, इसलिए कंप्लीट जरूर देखेंगे। आगे बात करेंगे तो इस बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक धनराशि आवंटित की गई। रेल मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है और शिक्षा मंत्रालय है। तो सबसे अधिक बजट की बात यहाँ पे की जा रही है। सबसे अधिक धनराशि की बात करेंगे तो यह जो है किसे दिया गया तो ये दिया गया रक्षा मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछ सकता है कितना दिया गया तो 7,84,000 करोड़ रुपए क्या है तो ये जो है आवंटित किए गए। आगे बात करेंगे तो बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना जो है प्रतिशत अनुमानित है। जीडीपी की बात हो रही है, घाटे की बात हो रही है, तो यह जो है अनुमानित है 4.3%। बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 2026-27 के लिए बात यहाँ पे हो रही है राजकोषीय घाटे की। 6 नंबर कहता है कि प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना जो है प्रतिशत रहने का अनुमान है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का जो है कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ये जो है रहने का अनुमान है 1.5%। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो ऋण से जीडीपी अनुपात का 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया है। ऋण से जीडीपी का अनुपात जो है 2030 तक जो है क्या रखा गया है, क्या लक्ष्य रखा गया, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे इसका लक्ष्य जो है कितना रखा गया है तो यह जो है 50%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि वर्तमान में यह ध्यान रखेंगे 55.6% है प्रेजेंट टाइम में बात करेंगे तो, और 2030 तक जो है 50 तक जो है लाने का प्रावधान जो है बिल्कुल यहाँ पे लक्ष्य है। आगे बात करेंगे तो बजट 2026-27 में कितने नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा की गई। 2026-27 में कितने जो है नए राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बनाने की घोषणा की गई तो 20 जो है बनाने की क्या है घोषणा जो है की गई है, और जल मार्ग की बात यहाँ पे हो रही है। आगे बात करेंगे स्मार्ट दुकानें किसके द्वारा चलाई जाएंगी। बिल्कुल बताने का प्रयास करिएगा। स्मार्ट जो दुकानें होंगी इसको चलाने का जो है काम कौन करेगा तो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो क्या इन्हें जो है चलाने का जो है काम करने वाली से, जिन्हें क्या है महिला द्वारा क्या है संचालित जो है किया जाएगा। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का जो है उपकरण है।
बिल्कुल आपको क्या करना है, यहाँ पे जवाब देना है राजकोषीय नीति का जो है एक उपकरण जो है कौन सा है। तो ऑप्शन सी होगा कराधान। क्या होगा? कराधान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, तो राइट होगा। सरकार जो है राजकोषीय नीति का हिस्सा है, जबकि रेपो रेट जो है CRR मौद्रिक नीति की बात करेंगे तो ये RBI द्वारा जो है यहाँ पे उपकरण जो है लिया जाता है। आगे बात करेंगे तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा जो है बनाई जाती है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। RBI यहाँ पे जो है बिल्कुल क्या होने वाला है, तो राइट हो जाएगा। भारतीय जो है रिजर्व बैंक द्वारा क्या है, तो इसे जो है बनाया जाता है मौद्रिक नीति समिति, इसे शॉर्ट फॉर्म में NPC जो है कहा जाता है। आगे बात करेंगे तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति में सरकार क्या करती है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। विस्तारवादी जो है राजकोषीय नीति में सरकार जो है क्या करती है, तो सरकार की बात करेंगे तो सरकार जो है सरकारी खर्च बढ़ाती है और टैक्स को घटाती है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, इसका जो है राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे भारत विस्तार क्या है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। भारत विस्तार की जो है बात यहाँ पे हो रही है, तो किसानों के लिए एक AI आधारित जो है बहुभाषी टूल्स जो है ये क्या है, तो ये भारत विस्तार का जो है मतलब है, यानी यहाँ पे इसके लिए जो है काम किया जाएगा। आगे बात करेंगे तो भारत सरकार का कौन सा विभाग राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। भारत सरकार का कौन सा विभाग राजकोषीय नीति जो है तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, तो इसके लिए जिम्मेदार है आर्थिक मामलों का विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर क्या है, तो इसके लिए जो है जिम्मेदार रहेगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं, तो कह रहा है डेफिसिट फाइनेंसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। डेफिसिट फाइनेंसिंग की बात हो रही है, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा जो है प्रिंट करना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है, घाटे को जो है पूरा करने के लिए कभी कभी नई मुद्रा जो है छापी जाती है, हालांकि इससे महंगाई का खतरा जो है रहता है। आगे बात करेंगे तो भारतीय जो है सेमीकंडक्टर मिशन के लिए बजट 2026 में कितनी राशि दी गई। इसके लिए तो भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के लिए जो है बजट 2026 में कितनी राशि जो है दी गई है, तो ये दी गई 1000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे राजकोषीय घाटा वास्तव में क्या दर्शाता है। राजकोषीय घाटा जो है वास्तव में क्या दर्शाता है, तो यह जो है सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं क्या करता है, तो दर्शाने का जो है काम करता है। आगे बात करेंगे तो FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है। FRBM का जो है जो अधिनियम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राजकोषीय घाटे को कम करना और स्थिरता लाना क्या है, तो इसका जो है उद्देश्य है। और ध्यान रखना है, इसकी बात करें तो अनुशासन जो बनाए रखने के लिए इसे जो है 2003 में लाया गया था। कब लाया गया, 2003 में जो है लाया गया इसे। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजस्व प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। इसमें से कौन सा है जो कि राजस्व प्राप्ति का हिस्सा नहीं है, तो राइट की बात करेंगे तो उधार लेना। उधार लेना क्या है, तो बिल्कुल नहीं होगा। उधार लेना की बात करेंगे यूं बिल्कुल ध्यान करेंगे तो यह पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा है। किसका है, तो पूंजीगत का है। आगे बात करेंगे तो तटीय जो है कार्गो संवर्धन योजना का लक्ष्य 2047 तक कार्गो हिस्सेदारी को कितना करना है। जो तटीय कार्गो संवर्धन योजना है इसका लक्ष्य 2047 तक कार्गो हिस्सेदारी को कितना जो है करना है, तो इसका उद्देश्य जो है रखा गया है कितना % करने का, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसे जो है करने का उद्देश्य जो है रखा गया है 6 से लेके 12% तक बढ़ाने का जो है उद्देश्य यहाँ पे है। आगे बात करेंगे रविवार को बजट पेश करने वाले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। जो उन्होंने क्या किया, तो रविवार को जो है बजट क्या किया, तो पेश किया, तो उनका नाम क्या है, तो यशवंत सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आमतौर रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन यशवंत सिन्हा जो है पहले ऐसे मंत्री बने जिन्होंने रविवार को क्या किया, तो बजट जो है पेश किया। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करते हुए रहें, क्योंकि वीडियो बनाने में बिल्कुल बहुत सारा जो है एफर्ट लगाना पड़ता है। तो बिल्कुल आप लाइक और शेयर करके जो है बिल्कुल आप इसे जो है फुलफिल जो है कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारा जो है मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतरीन करने का। और सब्सक्राइब भी कर लें आप अगर आप रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस वीडियो का, तो क्योंकि रेगुलर वीडियो क्या है 7 बजे आ रही है। साथ में आप हमारे चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, और रात 8 बजे बात करें तो बिल्कुल NTPC और ग्रुप डी के लिए क्या है, बिल्कुल यहाँ पे करंट अफेयर के साथ साथ जितने महत्वपूर्ण स्टैटिक जी के हो सकते हैं सभी कवर ही होते हैं। और रेगुलर बेसिस पे बात करें तो SSC GD का एग्जाम चल रहा है, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न चल ही रहे हैं, साथ में उनका एनालिसिस भी चल रहा है, तो बिल्कुल आप उन्हें भी देख सकते हैं।
आगे बात करेंगे तो भारत में सबसे अधिक बार यानी कि 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? 10 बार बजट क्या है पेश करने का रिकॉर्ड यहाँ पे बात की जा रही है। तो मोरारजी देसाई के पास क्या है रिकॉर्ड जो है अभी तक बना हुआ है। आगे बात करेंगे शासकीय योजना का संबंध किससे है? बिल्कुल ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके परीक्षा के लिए। शासकीय जो है योजना की बात हो रही है। अगर हम शासकीय जो है योजना की बात करेंगे तो इसका संबंध जो है हो जाता है राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना। ये क्या है? इसका जो है संबंध हो जाता है शासकीय योजना की बात करेंगे तो ध्यान रखना है। इसमें पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रावधान भी किया गया है। आगे है कि एक घाटे का बजट क्या होता है? एक घाटे का बजट जो है क्या होता है? तो यह जहां सरकारी खर्च क्या होगा तो बड़ा होगा, राजस्व क्या है कम होगा। यानी पैसा हमारे पास कम है लेकिन खर्च क्या कर रहे हैं तो हम ज्यादा कर रहे हैं। आगे बात करेंगे जल जीवन मिशन के लिए बजट 2026 में कितनी राशि आवंटित की गई? इसके लिए तो जल जीवन मिशन के लिए जो बात यहाँ पे हो रही है तो कितने पैसे जो है आवंटित किए गए इसमें? तो इसमें जो कुल ध्यान रखना है कि 67,670 करोड़ रुपए क्या है तो आवंटित जो है किए गए जल जीवन मिशन के लिए। और जिसके तहत क्या है 2028 तक, बिल्कुल ध्यान रखना है कि जल जीवन मिशन के तहत 2028 तक हर व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर, कितना तो 55 लीटर जो है पानी देने का लक्ष्य है। आगे बात करेंगे CCUS योजना को कितना जो है बजट दिया गया? कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसको जो है कितना जो है पैसा दिया गया बजट की बात करेंगे तो इसमें जो है दिया गया 10,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि पर्यावरण को संरक्षण के लिए जो है यहाँ पे काम होने वाला है। आगे बात करेंगे तो मनरेगा का नाम बदलकर VVG रामजी करने के बाद इनमें कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा? VVG रामजी यहाँ पे जो है कर दिया गया है मनरेगा का नाम जो है चेंज करके। और इसमें कामों को अगर बात करें तो 125 जो है कर दिया गया, जो कि पहले 100 दिन का था लेकिन अब क्या है तो 125 दिन जो है इसे कर दिया गया है। अब आगे हम लोग कुछ करंट अफेयर के प्रश्न बिल्कुल कवर करेंगे। कहा जा रहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की थीम क्या थी? 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की थीम की बात यहाँ पे की जा रही है तो वंदे मातरम के 150 वर्ष ये क्या है थीम रहा, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, 150 वर्ष पूरे होते हैं और इसीलिए क्या ये थीम भी निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि की बात हो रही है 2026 में गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेयोन ये जो है मुख्य अतिथि के रूप में रहे। ध्यान रखना है ये जो है यूरोपीय आयोग की जो है अध्यक्ष हैं। किसकी बात हो रही है? तो अगर हम बात करेंगे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष जो है एंटोनियो कोस्टा हैं। ठीक है, ये किसके हैं तो यूरोपीय जो है परिषद के। वहीं बात करेंगे यूरोपीय जो है आयोग की तो उसके अध्यक्ष जो है कौन है तो उर्सुला वान डेर हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे तो गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। 2026 की जो गणतंत्र दिवस मनाई गई इसमें प्रथम जो है स्थान किस राज्य के झांकी को दिया गया तो महाराष्ट्र के जो है झांकी को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो है दूसरे नंबर पे रहा। दूसरे नंबर पे कौन रहा? जम्मू कश्मीर। और केरल की बात करेंगे तो ये जो है तीसरे नंबर पर रहा, तो ये भी आप फैक्ट ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 10 है, 5 है, 13 है या 113 है? तो पद्म विभूषण की बात करेंगे तो यह जो है दिया गया है कुल जो है 5 व्यक्तियों को, बिल्कुल बी आप राइट कर देंगे। और 13 बिल्कुल ध्यान रखेंगे पद्म भूषण है, यहाँ पे हमसे विभूषण पूछा है, बिल्कुल आप शब्द को ध्यान देंगे। विभूषण की बात करेंगे तो 5 है और ये अगर सिर्फ भूषण अगर रहता है तो 13 को क्या किया गया दिया गया। और 113 भी आप ध्यान रखेंगे जो कि क्या है पद्मश्री है। क्या है तो पद्मश्री है 113। आगे है निम्नलिखित में से किसे कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण मिला? इस ऑप्शन में जो है किसे जो है कला के क्षेत्र में क्या है तो पद्म विभूषण जो है दिया गया। तो यह जो है दिया गया धर्मेंद्र सिंह देओल को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित वंदे मातरम पेंटिंग्स किसके द्वारा जो है बनाई गई? इसके द्वारा बनाई गई थी कर्तव्य पथ पर प्रदर्शनी जो कि वंदे मातरम पेंटिंग की बात हम करेंगे। और ये करंट अफेयर के सही प्रश्न हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे ये जो है बनाने का जो है काम किया गया तदेंद्र कुमार मित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा तो राइट हो जाएगा। आगे है कि कोटक बैंक के किस पूर्व सीईओ को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? बिल्कुल किसे जो है पद्म भूषण दिया गया जो कि कोटक बैंक के पूर्व सीईओ हैं, तो उनका नाम ध्यान रखेंगे उदय कोटक है। क्या नाम है? उदय कोटक। ठीक है, और उदय कोटक
और उन 13 जो है में शामिल हो गए, क्योंकि 13 को जो है क्या है पद्म भूषण जो है दिया गया, बिल्कुल हमने पीछे कवर किया, तो जिन्हें क्या है पद्म भूषण जो है दिया गया है। आगे बात करेंगे गोवा के नव घोषित तीसरे जिले का नाम क्या है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नए जो है जिले की बात यहाँ पे की जा रही है, उसका नाम बताना है। गोवा के नव घोषित तीसरे जिले का नाम, तो उसका नाम है कुशवस्ती। क्या नाम है? कुशवती। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी जो है राइट हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना, एक होता है उत्तर गोवा, क्या होता है? बिल्कुल उत्तर गोवा। एक था दक्षिण गोवा, क्या था? दक्षिण गोवा, ठीक है। और ये एक और बन गया कुशवती। तो ये 3 क्या हो गए? तो जिले हो गए। आगे है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रोजेक्ट वीर गाथा की बात करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है स्कूलों में स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों की जो है गाथाएं जो है पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, ताकि बच्चों में जो है देशभक्ति बढ़े। तो ये हमारे कुछ करंट अफेयर के प्रश्न थे। अब यहाँ से जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से प्रश्न हम लोग कवर करेंगे कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। जिम कॉर्बेट है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, काजीरंगा या गिर नेशनल पार्क। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, दुनिया का है ये, तो उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। और कहाँ पे है ध्यान रखेंगे? तो मणिपुर में। कहाँ पे है? तो मणिपुर में लोकेटेड है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और झील की बात कर लेते, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लोकटक झील, ठीक है। तो इस पे क्या है? ये बना हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे स्थित है। आगे है कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। जीवी मावलंकर हैं, M.A. अय्यर नगन हैं, और सोमनाथ चटर्जी हैं, इसके अलावा मीरा कुमार। तो पहले जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात यहाँ पे हो रही है, तो नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, M.A. अय्यन नगर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मावलंकर की बात करेंगे तो ये पहले हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इनकी बात करेंगे तो मावलंकर जो है पहले क्या है? तो अध्यक्ष हैं। क्या है? बिल्कुल अध्यक्ष हैं, ध्यान रखेंगे। और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे उपाध्यक्ष की, तो M.A. अय्यन नगर हो जाएंगे। आगे बात करेंगे गुलाम वंश का संस्थापक जो है कौन था। इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, बलबन है, रजिया सुल्तान है। गुलाम वंश की बात यहाँ पे की जा रही है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की जो है स्थापना करता है, बिल्कुल ध्यान रखें। गुलाम वंश की नींव रखता है भारत में। 40 कहता है पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। 6400, 12800, 15000 या 10000 किलोमीटर। तो पृथ्वी के व्यास की हम लोग बात करेंगे तो 12000 जो है 800 किलोमीटर है। बी ऑप्शन राइट होगा, ये औसतन व्यास है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करें प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, और अकबर है। प्रसिद्ध यात्री की बात हो रही है इब्न बतूता की, तो ये जो है भारत में आया था, बिल्कुल किसके समय में बात यहाँ पे की जा रही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इसके शासनकाल में जो है आया था। ये कहाँ का था पूछ सकता है, तो मोरक्को आप ध्यान रखेंगे। मोरक्को का क्या था? ये निवासी था जो कि भारत आया था। आगे है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। महाबलेश्वर है, अमरकंटक है, नासिक है, और बैतूल है। नर्मदा नदी की बात हो रही है, बिल्कुल नर्मदा की बात हम लोग करेंगे तो कहाँ से? तो अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ से क्या है नदी जो है निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। बिल्कुल प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि पश्चिम की ओर जो है बहने वाली जो है नदियों के नाम में, तो बिल्कुल आप ध्यान रखें, नर्मदा है, तापी है, सब अरब सागर में जाकर गिरती हैं। आगे बात करेंगे तो भूपेंद्र जो है हजारिका सेतु धोला सादिया ब्रिज भी से कहा जाता है, किन 2 राज्यों को जोड़ता है। भूपेन हजारिका सेतु की बात हो रही है, तो किनको जोड़ने का ये काम करता है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जो है ये जोड़ने का काम करता है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। साथ में ध्यान ये भी रखना है कि यह जो है किस पे? तो लोहित नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? तो बिल्कुल लोहित नदी पर बना है, और असम से जो है अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। आगे बात करेंगे इल्तुतमिश के समय सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए विशेष दासों को कहा जाता था। तो बिल्कुल इल्तुतमिश के समय जो सैन्य सेवा के लिए जो दास खरीदे जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, बताइएगा। इक्तदार है, बंदगान है, मनसबदार है, और सिपहल सालार है। तो इन्हें जो है क्या कहा जाता था? तो बंदगान। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इन दासों को जो है बंदगान को विशेष जो है सैन्य प्रशिक्षण जो है दिया जाता था, जो फिर किया है गुलाम एज काम करते थे सैनिक के रूप में। आगे पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व है, उत्तर से दक्षिण है, या दक्षिण से पूर्व है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, और किधर से किधर घूमती है? तो ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या है घूमने का जो है काम करती है। आगे बात कर लेते हैं तो हिमालय, अल्प्स और एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं। हिमालय, अल्प्स और एंडीज की बात करेंगे। ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत,
ब्लॉक पर्वत या अपशिष्ट पर्वत। तो राइट की हम लोग बात करेंगे, ध्यान रखेंगे यह जो है वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन का क्या है, तो एग्जाम्पल है बिल्कुल। दो जो है टेक्टोनिक्स प्लेट आपस में जो है टकराती हैं तो वलित पर्वतों का जो है निर्माण यहाँ पे होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ मतलब अवधारणा जो है कहाँ दी गई है, तो ये मतलब जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है ये कहाँ पे है, मौलिक अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, प्रस्तावना में है या मौलिक कर्तव्य में है। तो ये जो हमें देखने को मिल जाते हैं कहाँ पे, तो बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है देखने को मिल जाते हैं। आर्टिकल भी आपसे पूछ सकता है, तो 36 से 51 आप ध्यान रखेंगे। यह जो है नीति निर्देशक जो है तत्व क्या है, इसमें जो है उल्लेख इनका मिल जाता है। उसका काम जो है लोक कल्याण जो है करना है। और ये जो है आयरलैंड से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम आयरलैंड। बिल्कुल आप पीडीएफ भी इसका प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर इसका पीडीएफ क्या है प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा भारत का कौन सा क्षेत्र है। सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा जो है कौन सा क्षेत्र है भारत का, तो भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है यह क्या है, वो हिस्सा है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई मरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है। अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, आर्टिक महासागर है। मारियाना ट्रेंच की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है कहाँ पर है, तो यह ध्यान रखेंगे प्रशांत जो है महासागर में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे जो है चैलेंजर डीप के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल यहाँ लिख देते हैं चैलेंजर, ठीक है। चैलेंजर जो है डीप के नाम से भी क्या है जाना जाता है। आगे बात करेंगे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। चीफ इलेक्शन जो है कमिश्नर की बात हो रही है, TN सेशन है, सुकुमार सेन है, ज्ञानेश कुमार है, सुनील अरोड़ा है। तो पहले की बात यहाँ पे की गई है तो सुकुमार सेन को आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बी यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करेंगे, साथ में आप कितने प्रश्न जो है सही कर पाए हैं वो भी कमेंट करिएगा, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर लो जरूर बताएंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखें तो लाइक करके शेयर करके जाएंगे, बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगा एक शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें बिल्कुल। अगर कंटेंट पसंद आ रहे हैं, हमारे मेहनत आपको पसंद आ रही है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो बिल्कुल जुड़े जाइएगा। हमने बताया कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करें बिल्कुल डेली जो है रात 8 बजे आप जुड़ सकते हैं। बात करें अगर करंट अफेयर की तो सुबह 6 बजे आप जुड़िए, बिल्कुल करंट अफेयर कवर होगी। और बिल्कुल बात करेंगे तो सभी प्रकार के जो है अगर यहाँ बात करें तो कांस्टेबल का भी एग्जाम शुरू होगा तो उनके लिए भी क्या है महत्वपूर्ण वीडियो बिल्कुल आने वाली जल्द ही। और SSC GD की हम लोग बात करें तो उसका बिल्कुल एनालिसिस चल रहा है, बिल्कुल आप रेगुलर बेसिस पे क्या उसे देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए हम लोग बात कर लिए हैं कि टेलीग्राम से क्या है प्राप्त कर सकते। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।